हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। है जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन। किस्त नंबर 17। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। और ये सब तुमने इरम की नफरत में किया, वो आहिस्ता से कहकर नीम दराज हो गया। हुसन का मुजस्मा पथरा कर रह गया। अबैद ने जैसे उसे 2 कौड़ी का कर दिया था। वो बेचैन थी, इसके सारे दावे हर हथियार धरा का धरा रह गया। मोहब्बत तो अंधी होती है, फिर अबैद तो इतना साफ दिखाई क्यों देने लगा? अब इसका इतना गुस्सा तो बनता ही है। राबिया गालिबन इसके जख्मों पर नमक छिड़कने ही आई थी। कोई वसीम से क्यों नहीं पूछता? सानिया ने बेचैनी से अपने घुटने पर हाथ मारा। दिमाग चल गया है इस लड़की का। सारा वक्त ये मुआ मोबाइल जूं बना तुमसे चिमटा रहा। तुमने किस लम्हे वसीम को दिया था? दादी चमक कर बोली। किसी ने तो ये हरकत की है। तुमने किसी को अपना मोबाइल दिया था? राबिया के कहने पर इसने अपनी पहली बार अपने दिमाग को रिवाइंड किया। फंक्शन में क्या क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ बैठी, किससे बात की? सानिया, अपना मोबाइल देना। मेरा क्रेडिट ख़त्म है, मुझे एक फ्रेंड का पता करना है। जो नताशा? वो बैठे से खड़ी हो गई। नताशा ने लिया था मेरा मोबाइल? इसका दिमाग चल गया है, अब इसके पीछे ना पड़ जाना। नादरा ने फ़ौरन टोका। वही है। सानिया ने तेज़ी से मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। सबके रोकने, हा हा ना हा हा करने के बावजूद जो मुंह में आया नताशा को सुना दिया। नताशा ने बेहद सुकून से सारी बात सुनी। ज़रा सी उंगली हरकत में आई और कॉल रिकॉर्डिंग पर चली गई। तुम पागल हो गई हो? राबिया ने मोबाइल इसके हाथ से छीन लिया। हाँ, हो गई हूँ, और घर भी छोड़ आई हूँ। कोई मुझे वापस जाने का ना कहे। वो गुस्से में कलस्ती कमरे में जा घुसी। उसे हुआ क्या है? दादी अंगुश्त बदनिदा थी। मैं तो पहले ही कहती थी इस तरह मत करें। तस्वीरों का तो बहाना बन गया है। अबैद को जब भी पता चलता है यही सब होना था। हमारी रिश्तेदारी है, नताशा के साथ मंगनी करनी भी थी तो पहले अबैद के घर वालों का एतमाद में ले लिया जाता, मगर यहाँ मेरी सुनता कौन है? राबिया को गुस्सा आ गया। अब घर छोड़ आई। दादी ने तासुब से सर हिलाया। अच्छा किया। अब क्या वहाँ बैठी बेइज्जती करवाती रहती? नादरा ने बेजारी से हाथ हिलाया। बस आप शय देती रही अम्मी। अब भी जितना कुछ नताशा को सुना दिया है इसने सब वसीम को बता देना है। नताशा को बताने की क्या ज़रूरत थी? इसने बस रिकॉर्डिंग्स वसीम को भेजी थी। रात कांटों का बिस्तर थी, करवट करवट लीरो लीर कर देती। सोचों का इल्ज़ाम था जो उसे रगीदर कर रहा था। इसके सारे फ़लसफ़े, सारे यकीन, दावे, गुमान सब धरे के धरे रह गए। वो आम सा मर्द निकला, आम सा शौहर। महबूब तो वो होता है जिसका गलत भी ठीक लगे। कभी पढ़ा था और यकीन भी कर लिया, तो क्या अब वो महबूब ना रही थी? बस बीवी होकर रह गई। कच्ची उम्र में देखे और डायरियों में लिखे ख्वाबों की तबीर ये थी। लोग सच्चे थे, किताबें झूठी थीं। मोहब्बत रात के पहले पहर देखा, कच्ची नींद का ख्वाब थी। आंखें खुल गई, तबीर सामने आई। पागल रिश्ते में मोहब्बत पहली सीढ़ी है और वो बेवकूफ़ों की तरह इस पर अटक गई थी। दिलो दिमाग में भूचाल बुरपा था। रिश्ते को मजबूत करने के लिए बाकी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब रिश्ता अपने मेराज को पहुंचता है। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, महफ मनाजात थी। चांदनी इसके वजूद को झुलसाने लगी। इससे पहले कि वो मोम बनकर पिघल जाती, किसी ने झंझोड़ कर रख दिया। क्या हुआ? वो हड़बड़ा कर जागी। बाहर आकर देखो, नादरा ने दांत किचकिचाए। वो आया बैठा है। अबैद? वो एकदम उठ बैठी। वसीम आया है। नादरा ने इसके माथे का टोका दिया ताकि वो होश में आ जाए। जल्दी आओ। नादरा तीर की तरह बाहर निकल गई। सानिया ने बस बाल समेटे, चप्पल पहनी और बाहर आ गई। दादी के पास बैठा वसीम आग बगोला हो रहा था। शबीर अहमद अपनी बड़ी हुई शेप में उंगलियां चला रहे थे। अब्बा, इसको समझा दें, इसने आज के बाद नताशा से उल्टी सीधी बातें की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो इसको देखते ही भपक कर बोला। इसने कान भर भी दिए। दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटते सानिया ने तंजिया कहा। तभी तो सुबह सुबह भागा आया है। नादरा ने लुकमा दिया। क्यों ना भागूं? वो बेचारी, लफ्ज़ बेचारी पर सानिया ने भवें उचकाकर माँ को देखा। अभी तक हमारी खातिर पूरी फैमिली की बातें सुन रही है कि लड़के वालों ने मंगनी अपने घर क्यों ना की। इस बहाने इसके रिश्तेदार हमारा घर बार देखना चाहते थे। क्या क्या बहाने करके उसने रोका, और अब ये इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। किस कदर बेगाना लहजा था, जैसे वो वसीम की कुछ लगती ही ना हो। सब कुछ नताशा ही नताशा थी, कोई बेचारी नहीं है। सानिया गम गुस्से से चिल्लाई। चालाक है, इस सब में वो भी शामिल थी। मैं बता रही हूँ, अभी इस मंगनी को ख़त्म कर दें, बहुत पछताएंगे। वो लड़की, शट अप। वो तो उछल कर खड़ा हो गया। अपना घर तो बसता नहीं है, हर दूसरे दिन नाराज़ होकर यहाँ बैठी हुई हो और चाहती हो कि मेरे बसने से पहले ही उजड़ जाए। हाय, सारी दुनिया इकट्ठी दुश्मन पर उतर आई थी। वो बहन थी, बता रही थी कि नताशा ने ये सब किया है। वो भाई था, उसे यकीन करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा था, उल्टा उसे इल्ज़ाम दे रहा था। अब्बा देख रहे हैं, इसने मदद के लिए बाप को पुकारा। दादी को देखा, वो सच बोल रही थी, मगर कोई इसका यकीन नहीं कर रहा था। खूब सुन रहा हूँ। तुम औरतों का तो दिमाग ही उल्टा है, जो मुंह में आता है बोले जाती हो। शबीर ने तेवड़ी चढ़ाई। और तुम्हारी किसी बात पर मुझे कभी एतबार ही नहीं हुआ। लो जी, बात ही ख़त्म। बाप ने भी आंखें माथे पर रख लीं।
दादी अनजान बनी अपने दुपट्टे के धागे नोचती रही और माँ। सानिया ने उम्मीद से देखा, नादरा बेटे के मुकाबले में इसका साथ क्यों देती। एक दो जुमले के बाद ही चुप साध ली। वक्त का धारा उल्टा चल रहा था। इस मुश्किल वक्त भी उसे न जाने क्यों इरम याद आ गई। कमबख्त की बददुआ लग गई है। किरदार बदले थे, सिचुएशन तो वही थी। मैं कोई कानों का कच्चा या बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। ये ड्रामे अपने ससुराल में जाकर करना। वसीम खड़ा हुआ। जो अभी इस कमरे में आई नहीं, इसके खिलाफ महाज खोल रखा है। तुम्हें इसको गालियाँ देने का क्या हक था। मैंने उसे कोई गाली नहीं दी, वो झूठ बोल रही है। सानिया ने दुहाई दी तो वसीम ने मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग चला दी। गुस्से में क्या पता चलता है कि क्या कुछ बोल गए। सोच रही थी कि ये कुछ ज़्यादा हो गया था। सबूत खुद बोल रहा था, अब वो क्या बोलती। शबीर गुस्से से खड़े हुए। अभी और इसी वक्त निकलो। क्या कर रहे हैं। बेटी को घर से कौन निकालता है। नादरा हड़बड़ा कर बोली, मैं निकाल रहा हूँ। इस फसादन लड़की का मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं, और इससे कहें अपने घर रहा करे। हमारे घर आकर फसाद करने की ज़रूरत नहीं। हिम्मत है अबैद की जो इसको बर्दाश्त कर रहा है। बाप बेटे घर से निकल गए। मेरी बेटियों के नसीब ही ऐसे हैं। ससुराल से नाराज़ होकर आए तो बाप भाई घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। नादरा रोने बैठ गई। सानिया के साएं साएं करते दिमाग पर इनकी आवाज़ हथौड़े की तरह बरस रही थी। ये इसके लिए दूसरा झटका था। जाए वहाँ जहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी ने घर से तो नहीं निकाला, खुद ही आई है। दादी ने गर्दन घुमाकर सानिया को देखा। मेरी बच्ची, गिरे हीरो का क्या जाता है। फिर से चुन लो, झोली भर लो, जाकर मियाँ को मना ले। अब यहाँ कोई तुम्हें गवारा नहीं करेगा। माफ़ी मांग लो। माफ़ी। इसके दिमाग को झटका सा लगा। इसने सोचा था कि उसे रवायती ज़िंदगी नहीं जीनी। ज़िंदगी उसे सारी रवायतें सिखाने पर तुल गई थी। सानिया खामोशी से घर वापस आ गई और घर के मामूल में यूँ शामिल हुई गोया हमेशा से इसका हिस्सा हो। आसिया इससे बहुत कम बातें करती। इरम भी लिए दिए रहती। तौफीक साहब आते जाते अहवाल दरियाफ्त कर लेते। अबैद का वही मामूल था। सुबह ऑफिस, शाम में माँ बाप के साथ और रात को कमरे में आकर सो जाता। बस इतना हो कि अब वो सानिया को आवाज़ देकर काम कह देता था। चाय बना दो, खाना लगा दो, मेरी शर्ट कहाँ है। सानिया ने भी अबैद का हर काम अपने ज़िम्मे ले लिया था। ऑफिस की तैयारी, नाश्ता, खाना, फिर मुलाजमा के साथ साफ सुथराई। इरम से इसे मसरूफ़ देखती तो दखल देने की बजाय किसी और काम में लग जाती। सजना संवरना, नए नए कपड़े पहनना, वो सब भूल गई थी। अलमारी में इसके सारे कपड़े इस्त्रीशुदा मौजूद थे। अबैद ने मुड़कर देखा। सानिया बेडशीट बदल रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर अबैद की सारी चीज़ें मौजूद थी। सानिया दूसरी बेडशीट निकालने के लिए अलमारी की तरफ आई। अबैद ने अपने कपड़े निकाल लिए मगर जगह नहीं छोड़ी। मुझे बेडशीट निकालनी है। सानिया को टोकना पड़ा। खैरियत तो है। कुछ दिनों से तुम्हारे मामलात बदले से हैं। अबैद ने उसे गौर से देखा। दुल्हा दुल्हाया चेहरा, बालों की सादा सी चोटी हल्की फुल्की ज्वेलरी तक गायब थी। सानिया ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। मेरे शोहर पर ना रूप असर करता है, ना माफ़ी, ना आंसू। सोचा खिदमत करके देख लूँ। अच्छी बात है, हुलिया भी दुरुस्त कर लो। वो कहकर जगह छोड़ गया। किस लिए। सानिया पलटी। मेरा शौहर मुझे इस घर में महारानी नहीं नौकरानी की तरह देखना चाहता है। तो ऐसे ही सही, मैंने तो महारानी ही बना कर रखा था। सानिया। अबैद का लहजा उदास था। अब क्या सारी ज़िंदगी मुझे मेरी गलती की सज़ा ही देते रहोगे। वो रो पड़ी। अबैद को तकलीफ़ हुई। इसने कपड़े बेड पर डाल दिए। पास आकर सानिया के हाथ हटाए, नरमी से आंसू साफ़ किए, फिर बाजू से थाम कर बेड के किनारे बिठा दिया। वक्त आ गया है, हम बैठकर अपनी तरजीहात तैयार कर लें। ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम हो गया है। तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारे घर वाले हैं। सानिया ने हाथ की पुष्ट से गाल साफ़ किया। वो इसके बेहद करीब बैठा इसको देख रहा था। कोई पहली और दूसरी तरजीह नहीं होता। मेरे लिए तुम भी हो, अहम हो, और वो भी। लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। ये लोग मुझे भी इतने ही प्यारे हैं जितने तुम्हारे घर वाले तुम्हें हैं। मैंने वो तस्वीरें नहीं भेजी थी, नताशा ने भेजी थी। अबैद एक लम्हे को खामोश हुआ। तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था, यही गलती हुई। सानिया के लहजे में नदामत थी। मुझे लगा इरम को देखा होगा, बस इसीलिए। एक बात क्लियर कर लो, इरम वसीम से मोहब्बत नहीं करती थी, और वैसे भी इसका रिश्ता इतने अच्छे घर और इतने अच्छे इंसान के साथ हुआ है कि उसे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे क्या पता, मुझे तो किसी ने इसके काबिल समझा ही नहीं। वो कर रही थी। अबैद ने साइड टेबल पर पड़े टिशू बॉक्स से टिशू निकाल कर उसे दिया। इस काबिल बनना पड़ता है सानिया, कुछ भी प्लेट में रख कर नहीं मिलता। मैं कोशिश करूँगी। पहले रोना तो बंद करो, बहुत बुरी शक्ल हो रही है। वो तो तुम्हें मैं वैसे ही बुरी लगती हूँ, तभी तो दूर दूर रहते हो। बस दूर ना होता तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होता। अबैद ने बाजू फैलाकर उसे करीब किया। मार डालती हो, मेरी कमज़ोरी हाथ लग गई है ना। सानिया ने शाकी नज़रों से अबैद को देखा। ये शिकायत तो उसे अपने आप से भी थी।
ثانیہ کو عبید کی کمزوری بننا تھا۔ عبید نہ جانے کب حاوی ہوتا چلا گیا۔ میں کچھ بھی کر لوں اس گھر میں کبھی میری اہمیت نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ کی شکایتوں کا دفتر کھل گیا۔ تم کچھ کرو تو صحیح۔ عبید کا لہجہ بدلا۔ کیا کروں؟ وہ کچھ خوبصورت بات سننا چاہتی تھی۔ ابھی تو ناشتہ بنا دو، آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں اور جلدی آنا ہے۔ بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر اٹھنا پڑا۔ کتنے دنوں کے بعد تو عبید نے اس سے بات کی تھی۔ عبید بھی کپڑے اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے شاور لینا تھا۔ شام کو آرام۔ ایرم کے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ امی سے پوچھ لینا کیا انتظام کرنا ہے۔ عبید کا لہجہ سرسری تھا مگر اگلا مرحلہ یہی تھا کہ ساس بہو کے تعلقات نارمل ہو جائیں۔ ابھی بھی نہیں بتانا تھا۔ وہ دل میں کلستی کچن میں آ گئی جہاں آسیہ توفیق صاحب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ثانیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کرے مگر پوچھنا پڑا۔ مہمانوں نے کتنے بجے آنا ہے آنٹی؟ آسیہ کا دل چاہا صاف صاف کہہ دے مگر میری بیٹی کے سسرال والوں اور اس کی خوشیوں سے دور رہو، مگر وضاحت آڑے آ گئی۔ تبھی تفصیل سے بتانے لگی لیکن اس کے بعد ثانیہ نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل ان کے ساتھ کچن میں لگی رہی تھی۔ ایرم نے ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کر لیا۔ کیا پہن رہی ہو؟ ایرم وارڈروب کھولے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے میں کچھ ہی دیر تھی۔ آسیہ نے کہا وہ تیار ہو جائے کہ ثانیہ چلی آئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی۔ انہوں نے کون سا؟ لاؤ میں مدد کرواؤں؟ وہ پاس آ کر بولی تو ایرم ایک طرف ہو گئی۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ تصویر دیکھی ہے؟ بات نہیں ہوئی؟ ثانیہ مسکرائی۔ نہیں۔ ایرم ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگے۔ اس کا اندر محتاط سا تھا۔ دل تو چاہتا ہوگا ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ ایرم نے خود ہی ایک سوٹ نکال لیا۔ ویسے یہ سب کچھ جلدی نہیں ہو رہا؟ آنا فانا رشتہ آنا بات طے ہونا اور اب تاریخ کچھ دیکھ بھال تو کرنی چاہیے تھی۔ اجنبی لوگ ہیں۔ ابو نے بات طے کی ہے تو کچھ سوچ کر ہی کی ہوگی۔ میں تیار ہو جاؤں؟ ہاں میں انتظام دیکھ لوں۔ ثانیہ چلی گئی تو ایرم نے گہری سانس لی۔ وہ اب ثانیہ کی موجودگی میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی۔ مہمانوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو ثانیہ کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ ہاجرہ بیگم پورے طمطراق اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ آئی تھی۔ ساتھ میں چند قریبی عزیز تھے۔ پھل مٹھائی میوہ جات کے ساتھ ایرم کے لیے خوبصورت اور قیمتی تحائف بھی تھے۔ ثانیہ کو مایوسی ہوئی۔ اسے تو لگا کہ بس جلد بازی میں کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ لیا ہوگا مگر یہاں ہر چیز ہی بول رہی تھی۔ کیا پتہ لڑکا کیسا ہو؟ اسے پورا یقین تھا یقینا لڑکے میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کے خیالوں کے درمیان ہی 2 ماہ بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ فرق تو وہاں آ نہ سکتا تھا۔ دادی خود ہی ملنے چلی آئی۔ کمزور ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ وہ بھی ہنستے ہنستے مار کھاتا رہا پھر کان پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ رابعہ نے دادی کو واپس نہ جانے دیا، اصرار کر کے روک لیا۔ سر میں تیل کی مالش کی، نہلایا دھلایا، گڑیا سی بنا کر پلنگ پر بٹھا لیا۔ فرق کو نوکری مل گئی تھی۔ واپس آ کر دادی کے پاس لیٹا چہلے کرتا رہا۔ گھر سے دور رہ کر گھر والوں کی قدر ہو گئی تھی۔ آصفہ پوتوں میں مگن۔ کبھی کبھار دورہ پڑتا تو رابعہ کے لتے لے لیتی۔ رابعہ کو ہنس کر ٹالنا آتا تھا۔ سہیل اب بھی فرق سے کھینچا رہتا تھا۔ فرق نے نانی سے شکایت کی، بھائی نے بھی ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا تو کیا تمہارا منہ ماتھا چومے؟ دادی نے تنگ کر کہا۔ گھر آنے کی اجازت دے دی اور کیا چاہیے؟ وہ تم نے جو کیا تھا کوئی اور بھائی ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ثانیہ نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ فرق شرمندہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ دماغ تو اس کا اب بھی خراب ہے۔ ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ جب دیکھو ناراض ہو کر آئی ہوتی ہے، دادی نے بیزاری سے بتایا۔ اچھا؟ فرق کے کان کھڑے ہوئے اور دادی کی چھٹی حس نے الارم بجایا تو خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ تمہیں کیا؟ اپنی نوکری پر توجہ دے۔ میں تیرے لیے کوئی دلہن ڈھونڈے۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ لڑکیوں پر اعتبار نہیں رہا۔ شادی کے نام پر زخم ہرے ہونے لگتے ہیں۔ ساری ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے پچھاڑا۔ اپنی رابعہ جیسی ہیرا لڑکی ڈھونڈوں گی۔ تبھی رابعہ سبزیوں کا سوپ بنا کر لے آئی۔ عقب میں آصفہ دونوں بچوں کو دائیں بائیں لٹکائے آ گئی۔ فرق نے لپک کر دونوں کو ان سے لے لیا۔ ان کی جان تھی بھتیجوں میں۔ اماں ذرا دیکھنا ان کے ماتھے کیسے گول سے ہو رہے ہیں اور سر کتنا لمبا ہے۔ آصفہ کے اپنے بکھیڑے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا دونوں بچوں کو پھر سے گھڑ لی۔ اس کی تو ناک بھی پھینی ہے۔ دادی نے بغور جائزہ لے کر نیا انکشاف کیا۔ لگتا ہے کروٹ کے بل سلاتی ہو۔ رابعہ کا منہ بے چارہ سا ہو گیا۔ آج اسے سارا دن یہی لیکچر سننا تھا۔ فرق کہکا دباتا پھینی ناک والے کو چومنے لگا۔ اماں میں نے سنا ہے وسیم کی تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ رابعہ کے کمرے سے نکلتے ہی آصفہ نے پوچھا۔ ہاں تو تمہیں کیا؟ اللہ اس کے نصیب میں کرے۔ تمہارے تو اپنے دونوں کما رہے ہیں۔ دادی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ یہاں تو 2 دن رہنا تھا، واپس تو وہیں جانا تھا۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آصفہ خسیانی سی ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ ہر روز بازار کے چکر لگتے۔ جہیز کے لیے تو ہاجرہ نے صاف منع کر دیا تھا۔ جو کچھ گھر میں ہے سب ایرم نے ہی تو برتنا ہے اور گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہی ہے۔ پھر بھی کپڑا لتا زیور دونوں ایرم اور آسیہ بازار نکل جاتی اور پیچھے وہ رہ جاتی، جلتی کلستی۔ ہٹ کی ایسی پکی تھی کہ اس کے دن کے بعد میکے میں جھانک تک کر نہیں دیکھا تھا۔ نادرہ ہی ایک دوبارہ چکر لگا لیتی تھی۔ عبید اچانک ہی چلا آیا۔ وہ برآمدے میں بیٹھی پھولوں پر منڈلاتی شہد کی مکھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیزاری چہرے سے نمایاں تھی۔ تم اس وقت؟ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسے اچانک اور بے وقت گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس یوں ہی مجھے لگا جیسے کوئی مجھے فارغ بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے۔
मैं अब तुम्हें याद नहीं करती, सानिया ने नाक चढ़ाई। हाँ तो तुम मुझे हिफ्स कर चुकी हो। अवैध ने चंद फूल तोड़कर इसकी तरफ उछाले। एक फूल बालों में अटक गया, दूसरे गोद में आ गिरे। रहने दो, अब ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। सानिया ने हाथ मारकर फूल नीचे गिरा दिए। माना कि गर्मी शुरू हो गई है, इतने अंगारे क्यों चबा रही हो? अवैध ने इसके बालों में अटका फूल निकाला। छोड़ो, खाना खाओगे? लेकिन बाहर। सानिया ने कुछ हैरान होकर अवैध को देखा, फिर सर झटक कर बोली, घर में बना है, वो रात को खा लेंगे। अब जल्दी से रेडी रेडी हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग भी करवानी है। अवैध ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। रहने दो अवैध, पता नहीं घर वालों ने मुझे शादी में शामिल भी करना है या नहीं। मैं तो वैसे भी किसी बात में नहीं हूँ, ना बात तय होने में ना शॉपिंग। मुझसे तो हर चीज़ छुपाई जा रही है, जैसे नज़र लगा दूंगी। वो यासिया से गोया हुई। मिसेज, मैं इस वक्त कोई फालतू बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, बस रेडी हो जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। सानिया ने भी अक्ल को हाथ मारा और तेजी से अंदर भागी। अवैध भी मुस्कुराकर फ्रेश होने चला गया। अम्मी अब बस करें, मेरे पैर सूज गए हैं। इरम का बस चलता तो बीच मार्केट में बैठ जाती। पता नहीं माए इस मौका पर थकती क्यों नहीं है। एक से एक बेहतरीन चीज़ की तलाश में उन्होंने पूरी मार्केट और मॉल खंगाल लिया था। बहुत सा सामान उन्होंने तौफीक साहब के साथ गाड़ी में घर ही भिजवा दिया था। हाँ, थक तो मैं भी गई हूँ। चलो बाकी कल पर रखते हैं। सच शुक्र कि आसिया मान गई, लेकिन घर जाने से पहले मुझे किसी अच्छी जगह से खाना खिलाए। इरम ने झट से फरमाइश जड़ दी, तभी आसिया का मोबाइल बजने लगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।